के एक छोटे से सुंदर गांव में शंकर और उसकी पत्नी गौरी रहा करते थे। गौरी, मैं सोच रहा हूं कि अब से अपनी सब्जियां सेठ जी को नहीं बेचूंगा। हम खुद बाजार जाकर सब्जियां बेचेंगे ताकि हमें ज्यादा मुनाफा हो। हर साल मेहनत हम करें और फायदा सेठ जी उठाएं। ये मुझे अब मंजूर नहीं। शंकर, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हमने सेठ जी के कुएं से पानी भरने का अधिकार लिया है। अगर हम उन्हें सब्जी नहीं देंगे तो वह हमें कुएं से पानी भी लेने नहीं देंगे। देखो गौरी, हर बार यही होता आया है। हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन हमारे हाथ में आता क्या है? शंकर, पानी के बिना खेती कैसे होगी? हमारी सब्जियां सूख जाएंगी और हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी मेहनत का पूरा हक लेकर रहेंगे, चाहे कोई भी रोके। अब से अपने खेत के मालिक सिर्फ हम हैं, कोई और नहीं। इतना बोलकर राजू खेतों की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेठ जी भी आ जाते हैं। वाह शंकर, इस बार तो तेरी सब्जी बहुत अच्छी आई है। तेरा खेत सच में लहलहा रहा है। हाँ सेठ जी, इस बार मेहनत रंग लाई है। मिट्टी की देखभाल की, सही समय पर पानी दिया और खाद भी अच्छी डाली, इसलिए फसल भी बढ़िया हुई है। अच्छा किया। चल, हमेशा की तरह इस बार भी अपनी सब्जी हमारे गोदाम पर दे दे। तुझे दाम भी अच्छे मिलेंगे और तेरा झंझट भी कम होगा। शंकर यह सुनकर कुछ पल के लिए ठहर जाता है। फिर वह टोकरियों को गाड़ी में रखने के बजाय सीधा सेठ जी की ओर देखता है। नहीं सेठ जी, इस बार मैं अपनी सब्जी खुद बाजार में बेचने जाऊंगा। ठीक है शंकर, जैसी तेरी मर्जी। पर याद रख, बाजार आसान नहीं है। अगर तुझे कभी मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। अरे वाह, सेठ जी तो काफी अच्छे इंसान हैं। मैंने तो सोचा था कि वह अब मुझे अपने कुएं का पानी नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी सब्जी बेचने की भी इजाजत दे दी। आलू ले लो, प्याज ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। आलू है, भिंडी है, कद्दू है, बैंगन है। अरे भाई शंकर, क्या बात है? तूने इस बार अपनी सब्जी सेठ जी को नहीं बेची? नहीं मोहन भाई, इस बार मैंने सोचा कि अपनी सब्जी खुद बेचूंगा। अब से मैं अपने माल के हिसाब से खुद ही दाम तय करूंगा। अरे पर क्यों? सेठ जी से तुझे हमेशा पैसा मिल ही जाता था ना। हाँ, लेकिन बस उतना ही जितना सेठ जी देना चाहते थे। मुझे मेहनत से ज्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा था। हर बार मैं देखता था कि मेरी उगाई सब्जी बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती है, लेकिन मुझे औसत ही मिलता था। तो बता, तूने किस हिसाब से अपनी सब्जी बेचने का सोचा है फिर? मैंने हिसाब लगाया है। इस बार मैं अपनी सब्जी 300 रुपए प्रति टोकरा बेचूंगा। इससे मुझे भी अच्छा मुनाफा होगा और तुझे भी बढ़िया ताजी सब्जियां मिलेंगी। ठीक है शंकर, 300 रुपए में तेरी सब्जी मुझे सही लग रही है। ये सौदा पक्का। बिल्कुल मोहन भाई, तेरा भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। शंकर अपनी सब्जियां बेचकर अपने घर आता है। गौरी देखो, इस बार मैंने अपनी सब्जी खुद बाजार में बेची और इतने अच्छे दाम मिले कि पूछो मत। अरे वाह शंकर, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी मेहनत आखिर रंग लाई। लेकिन ये बताओ, सेठ जी को बुरा तो नहीं लगा होगा? गौरी, यही तो सबसे अच्छी बात है। सेठ जी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उन्होंने तो उल्टा कहा कि अब मैं अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ। यह तो सच में बड़ी बात है शंकर। अब हमें किसी की शर्तों पर नहीं चलना पड़ेगा। हम अपनी सब्जी अच्छे दामों पर बेच सकते हैं और अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। यह तो काफी अच्छी बात है। शंकर चलो, अब तुम बैठो, मैं नदी पर से पानी भरकर लेकर आ जाती हूँ। फिर तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। गौरी नदी की ओर पानी लेने चली जाती है। अरे गौरी, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ रमा दीदी, सब बढ़िया चल रहा है। इस बार तो और भी अच्छा हुआ, शंकर ने अपनी फसल सेठ जी को नहीं बेची, बल्कि सीधे बाजार में बेच कर आया है। इससे हमें काफी अच्छे पैसे मिले हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे शंकर ने इस बार सेठ जी को अपनी फसल नहीं बेची, लेकिन क्यों? हाँ बहन, हर साल सेठ जी हमारी मेहनत का सस्ता सौदा कर लेते थे और हमें बहुत कम पैसे देते थे। लेकिन इस बार शंकर ने ठान लिया कि वो अपनी मेहनत की असली कीमत पाएगा। उसने सीधे बाजार जाकर व्यापारियों से बात की और देखो, इस बार हमें फसल का दोगुना दाम मिला।
तुम सही कह रही हो गौरी, मैं भी अपने रवि से इस बारे में बात करूंगी। अगर हम भी सीधे बाजार में जाकर अपनी फसल बेचें, तो शायद हमें भी अच्छा मुनाफा हो। हाँ बहन, और अगर हम औरतें अपने पतियों का साथ दें, तो हम सब अपनी मेहनत की सही कीमत पा सकते हैं। इस बार तो शंकर ने सिर्फ अपनी ही नहीं, गांव के और भी कुछ किसानों की फसल को बाजार में बिकवाया। अब हम सब मिलकर सेठ जी की इस जबरदस्ती का सामना करेंगे। अब तो मैं भी रवि से कहूंगी कि इस बार फसल सीधे बाजार में ही बेचे। हमें अपने हक के लिए आगे बढ़ना ही होगा। रमा पानी लेकर अपना घर जाती है। रवि, तुमने सुना? राजू ने इस बार अपनी सब्जियां सेठ जी को नहीं बेची, बल्कि खुद बाजार जाकर बेची और उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। उसने कहा कि सीधे ग्राहकों को बेचने से उसे सेठ जी के मुकाबले दुगना फायदा हुआ है। सच में रमा, अगर राजू को इतना ज्यादा फायदा हुआ है तो हम क्यों नहीं ऐसा करते? हम तो सालों से सेठ जी को सब्जियां बेचते आ रहे हैं और वह हमें बहुत कम पैसे देते हैं, लेकिन बाजार में बेचने से हमें हमारी मेहनत का असली दाम मिलेगा। हाँ, मैंने भी सुना है कि सेठ जी सस्ते में हमसे सब्जी खरीद कर शहर में महंगे दामों पर बेचते हैं। हम मेहनत करें, हमारी जमीन से ताजी सब्जियां उगे और फायदा कोई और उठाए। यह अब नहीं चलेगा। अगर शंकर कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो तय रहा, इस बार हम भी अपनी सब्जियां और सेठ जी को नहीं बेचेंगे। हम खुद बाजार जाकर बेचेंगे और देखेंगे कि हमें कितना मुनाफा होता है। अगर यह तरीका सही रहा तो हम आगे से भी सेठ जी पर निर्भर नहीं रहेंगे। सही कहा रवि, अब हमारी मेहनत का पूरा फल हमें ही मिलेगा। इस बार हम भी बाजार जाकर अपनी सब्जियां बेचेंगे। रमा, मैं सेठ जी से बोलकर आता हूं कि आज से हम उन्हें सब्जी बेचना बंद कर देंगे। सेठ जी, हमने फैसला कर लिया है। आज से हम आपको अपनी सब्जियां नहीं बेचेंगे। मैं खुद बाजार जाकर अपनी सब्जियां बेचूंगा। वहां मुझे अच्छे दाम मिलेंगे और मेरी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। क्या कह रहा है रवि? ऐसा उल्टा सीधा कदम मत उठा। तेरा काम खेती करना है, व्यापार नहीं। मैं तुझसे हमेशा अच्छे दामों में सब्जी खरीदता आया हूँ, फिर तुझे बाजार जाने की जरूरत ही क्या है? सेठ जी, अच्छे दाम? आप हमें जितना देते हैं उससे 2 गुना बाजार में मिलता है। हमने देखा है कि आप हमसे सस्ती सब्जियां खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अब हम भी अपनी मेहनत की असली कीमत पाना चाहते हैं। देखो, ऐसा कदम उठाकर तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। बाजार जाना आसान नहीं होता, वहां बहुत प्रतिस्पर्धा है। अगर तुम मुझे सब्जी बेचोगे तो तुम्हें हर हफ्ते पैसे मिलते रहेंगे, पर बाजार में क्या भरोसा, वहां कभी दाम गिरते हैं, कभी कोई ग्राहक नहीं मिलता। सोच समझकर फैसला करो। मैंने फैसला कर लिया है सेठ जी, मैं बस आपको यही बताने आया था। इतना बोलकर रवि वहां से आ जाता है। गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही थी। 2-4 दिन में ही पानी की कमी महसूस होने लगी और अब खेतों को भरपूर पानी की जरूरत पड़ने लगी थी। गांव में केवल एक ही जगह पानी बचा था, सेठ जी का कुआं। गौरी, अब मैं चलता हूं। मुझे जल्द से जल्द सेठ जी के कुएं से पानी निकालना है ताकि अपनी सब्जियों को पानी दे सकूं। अगर समय पर पानी नहीं दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। खेतों में सब्जियां अब लगभग तैयार हैं, बस कुछ दिनों की मेहनत और चाहिए। हाँ शंकर, तुम सही कह रहे हो। इस समय पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, नहीं तो सब्जियां मुरझा जाएंगी। तुम्हारी कितनी मेहनत लगी है इन्हें उगाने में, मैं जानती हूँ। तुम जल्दी से पानी डाल दो ताकि तुम्हारी फसल सही समय पर तैयार हो सके और हमें अच्छा मुनाफा मिल सके। गौरी, यही सोचकर ही तो मैं भागा जा रहा हूं। अगर सब्जियां अच्छी हो गईं तो बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी और घर की हालत भी सुधर जाएगी। बिल्कुल, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तुम ध्यान रखना और जल्दी लौट आना, गर्मी बहुत ज्यादा है बाहर। इतना बोलकर शंकर अपने खेतों की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही सेठ जी के कुएं से पानी निकालने जाता है तो सेठ बोल पड़ता है, सुन भाई शंकर, अब तू मेरे कुएं से बिल्कुल भी पानी मत लेना। लेकिन क्यों सेठ जी? ऐसा अचानक क्यों? आप मुझे कुएं से पानी लेने से क्यों रोक रहे हैं?
जब तूने मुझे अपनी सब्जी बेचना बंद कर दी है तो मेरे कुएं के पानी लेने का भी कोई मतलब नहीं है। तुझे याद है, पहले तू अपनी सब्जियां मेरी दुकान पर बेचा करता था, लेकिन अब तू दूसरे बाजार में बेचने लगा। जब तूने मेरे साथ व्यापार खत्म कर दिया तो मैं तुझे अपने कुएं का पानी क्यों दूं? सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर यह पानी मेरी सब्जी को नहीं मिला तो वे सूख कर खराब हो जाएंगी। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। शंकर, यह मेरा कुआं है, मेरी मेहनत से खुदवाया हुआ। मैं जिसे चाहूं पानी दूं, जिसे चाहूं ना दूं। जब तुझे अपने फायदे के लिए नया बाजार मिल गया तो अब पानी के लिए मेरे पास क्यों आया? इतना सुनकर शंकर निराश हो जाता है और अपने घर आ जाता है। जब भी थोड़ी देर बाद रवि भी कुएं से पानी लेने के लिए आता है तो सेठ उसको भी मना कर देता है। अरे शंकर, यह क्या हो रहा है? इतनी भयंकर गर्मी में सेठ जी ने हमें पानी देने से मना कर दिया। हाँ गौरी, सेठ जी ने साफ साफ कह दिया कि जब हम अपनी सब्जी उन्हें नहीं बेच रहे तो हमें उनके कुएं से पानी लेने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बहुत विनती की, कहा कि हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। यह तो बहुत बड़ा अन्याय है शंकर। अगर हमारी सब्जियों को समय पर पानी नहीं मिला तो सब सूख जाएंगी, हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन शंकर, हम तो मेहनत से अपनी जमीन पर फसल उगाते हैं। यह पानी किसी एक का नहीं है, यह तो सबका हक है। तभी शंकर के घर के बाहर रवि आता है। शंकर भाई, अरे शंकर भाई, बाहर आइए। शंकर रवि की आवाज सुनकर बाहर जाता है। शंकर भाई, ये क्या कर दिया आपने? सेठ जी ने तो हमें पानी देने से ही मना कर दिया। हमारी सब्जियां प्यास से तड़प रही हैं, सूख रही हैं। अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो हमारी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। रवि, मुझे पता चला सेठ जी ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी अपने कुएं से पानी लेने से रोक दिया है। यह तो सरासर अन्याय है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है शंकर भाई। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता और सेठ जी को वैसे ही सब्जियां बेचता रहता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने कहा कि हमें अपनी मेहनत का पूरा दाम मिलना चाहिए, लेकिन देखो अब हमारी फसल ही सूख रही है। रवि, मैं जानता हूं कि हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन सोचो, अगर हम सेठ जी की मनमानी के आगे झुक जाते तो क्या हमें कभी अपनी मेहनत का सही मोल मिलता? हम दिन रात मेहनत करते हैं, खेतों में खून पसीना बहाते हैं, लेकिन सेठ जी हमेशा हमें कम दाम देकर लूटते रहे हैं। इतना सुनकर रवि वहां से चला जाता है। अगले दिन एक बूढ़े चाचा राजू के घर के बाहर आते हैं। अरे बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? कोई है? आवाज सुनकर शंकर घर के बाहर आता है। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। बड़ी भूख लगी है। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाता तो तेरा बहुत बड़ा एहसान होता। अरे चाचा, आपको भूखा देखकर अच्छा नहीं लग रहा? आप यहीं दरवाजे पर खड़े मत रहिए, अंदर आइए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं यहीं दरवाजे पर ठीक हूँ। मुझे बस थोड़ा सा खाना दे दे जिससे मेरा पेट भर जाए। शंकर घर के अंदर जाता है खाना लाने के लिए। गौरी, क्या हमारे पास थोड़ा सा खाना बचा है? शंकर, तुम्हें तो पता ही है कि हमारी हालत कितनी बुरी है। सेठ जी ने हमें कुएं से पानी लेने से भी मना कर दिया है। हमारी सब्जी भी बस 1-2 दिन में खराब हो जाएगी। गौरी, लेकिन बाहर चाचा भूखे खड़े हैं, उनके लिए कुछ है तो बताओ। शंकर, खाना तो बस तुम्हारे लिए बचा है। अगर तुम वो चाचा को दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? और ऊपर से पानी की एक बूंद भी घर में नहीं है। गौरी, मुझे छोड़ो, मैं तो कुछ भी खा लूंगा। तुम मुझे वो खाना दे दो तो मैं चाचा को दे दूंगा। शंकर वह खाना चाचा को खिला देता है। चाचा खाना खाने के बाद बोलते हैं, बेटा, तू इतनी देर में बाहर क्यों आया? क्या तेरे पास खाने को कुछ नहीं था? अब आपको क्या बताऊं चाचा, मेरा खेत तो है, उसमें सब्जियां भी हैं, लेकिन पानी नहीं है। जब पानी ही नहीं मिलेगा तो खेत कैसे हरा भरा रहेगा? अरे, लेकिन तू तो सेठ जी के कुएं से पानी भरता था। हाँ चाचा, हम सेठ जी के कुएं से पानी भरते थे,
लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है। मना कर दिया, पर क्यों? पता नहीं चाचा, कहते हैं कि हमारा हक नहीं है उस पानी पर। हम तो बस अपनी फसल के लिए 2-4 घड़े पानी भरते थे, लेकिन अब वो भी नहीं मिलने दे रहे। बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर सब देख रहा है, तेरा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन तू हिम्मत मत हार। तूने मुझे भूखे पेट खाना खिलाया था, मैं यह कभी नहीं भूल सकता। ईश्वर तुझे इसकी सच्ची नेमत देगा। इतना बोलकर चाचा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब राजू अपने खेतों पर जाकर देखता है तो वह चौंक जाता है। उसके खेत पर कुआं बन चुका था और उसमें बहुत सारा पानी था। अरे, ये कुआं कहां से आ गया? ये तो मेरी जमीन पर नहीं था। मैंने तो कभी यहां कुआं खुदवाया भी नहीं। फिर ये अचानक कैसे प्रकट हो गया? मुझे लगता है ऊपर वाले ने चाचा की दुआ से मेरे खेतों पर कुआं बना दिया। शंकर अपनी सब्जियों को पानी देकर तुरंत रवि के पास जाता है। रवि भाई, अब तुम्हें अपनी सब्जियों को पानी देने की जरूरत हो तो मेरे कुएं से ले लेना। अरे शंकर, ये क्या देख रहा हूं? तुम्हारी जमीन पर कुआं? ये कहां से आ गया? पहले तो तुम्हारे पास पानी का कोई इंतजाम नहीं था। तुम तो सेठ जी के कुएं से पानी लेते थे ना, और वह भी बड़ी मुश्किल से। हाँ रवि भाई, तुम ठीक कह रहे हो। पहले हमें सेठ जी के कुएं से ही पानी लेना पड़ता था, और वह भी उनकी मर्जी पर निर्भर करता था। कभी देते थे, कभी मना कर देते थे। कई बार तो हमें बिना पानी के ही लौटना पड़ता था। भाई, सेठ जी का कुआं तो जैसे उनका खजाना था। किसी गरीब को पानी देना उनकी शान के खिलाफ लगता था। तो फिर यह बताओ, ये कुआं तुम्हारी जमीन पर कैसे खुद गया? क्या सेठ जी ने अब तुम्हें पानी देने की इजाजत दे दी? अरे नहीं रवि भाई, ये सेठ जी की मेहरबानी नहीं, बल्कि चाचा जी की दुआओं का असर है। चाचा जी की दुआओं से कुआं बन गया। जरा विस्तार से बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। हुआ यूं कि कल चाचा जी हमारे घर आए थे। बेचारे बहुत भूखे और थके हुए थे। मैंने उन्हें प्रेम से खाना खिलाया, पानी पिलाया और उनकी खूब सेवा की। जब उन्होंने पेट भरकर खाना खाया तो बहुत खुश हुए और बोले, बेटा, तूने दिल से सेवा की है। भगवान तुझे इतना देगा कि तुझे फिर कभी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये तो सच में चमत्कार है शंकर। सच कहते हैं, बड़ों की दुआओं में बहुत असर होता है। तुम्हारी सेवा और भलाई का यह फल मिला है तुम्हें। अब तुम्हें किसी सेठ के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर और रवि दोनों अपनी सब्जियों को पानी दे देते हैं। सेठ जी का कुआं सूख जाता है और सिर्फ शंकर के कुएं में पानी रह जाता है। सेठ जी, गजब हो गई। आपका कुआं बिल्कुल सूख चुका है, उसमें अब एक बूंद भी पानी नहीं बचा। अरे रामलाल, ये तू क्या कह रहा है? कल तक तो मेरे कुएं में भरपूर पानी था। यहाँ तक कि मैंने खुद कल शाम को इसमें पानी देखा था। फिर अचानक यह कैसे सूख गया? पता नहीं सेठ जी, लेकिन एक अजीब बात हुई है। राजू के खेतों में अचानक पानी आ गया है और उसने उसी पानी से अपनी सब्जियों को सींच लिया है। क्या राजू के खेतों में पानी आ गया और हमारा कुआं सूख गया? यह कैसे हो सकता है? कहीं ये कोई चाल तो नहीं सेठ जी? ये कोई साधारण बात नहीं लगती। अगर आपके कुएं में पानी था और अब अचानक गायब हो गया, तो जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। सेठ समझ जाता है कि उसने जो पहले राजू को पानी देने से मना कर दिया था, यह सब उसका ही नतीजा है। सेठ तुरंत शंकर के घर जाता है। शंकर, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुझे अपने कुएं से पानी भरने नहीं दिया था, और अब देख, मेरा ही कुआं बिल्कुल खाली हो चुका है। मेरा इतना बड़ा खेत सूखने की कगार पर है। अगर तूने मुझे पानी नहीं दिया तो मेरी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाएंगी। सेठ जी, आपको याद है जब मैं आपके पास आया था, हाथ जोड़कर आपसे थोड़े से पानी की भीख मांगी थी। मैंने कहा था कि मेरी सब्जियां सूख रही हैं, मेरे पास दूसरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि पानी का सूखा पड़ रहा है, कुएं में पानी कम हो रहा है, और अगर मैंने पानी लिया तो आपके खेतों को नुकसान होगा। आपसे विनती की पैर तक पकड़े, लेकिन आपने मेरे लिए कुएं की एक बूंद तक नहीं दी। ठीक है सेठ जी, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आप मेरी कुएं से पानी ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी किसी को जरूरत नहीं, मना नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला उसे दिखला देता है।
कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के सुंदर हरे भरे और खुशहाल गांव से। रामपुर गांव अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती किसानी का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। सर्दियां जा चुकी थी और गर्मी का मौसम शुरू हो गया था, लेकिन इस साल की भीषण गर्मी ने तो रामपुर गांव के हालात ही बदल दिए थे। जिस गांव में हमेशा हरियाली होती थी, आज वह सूखा पड़ गया था। तालाब, कुएं और नदियों में भी पानी बहुत कम हो गया था। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगी थी कि गांव वाले परेशान होने लगे। खेत खलियान सब बिन पानी के सूखते जा रहे थे। बारिश तो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोगों को पानी लेने के लिए कोसों दूर जाना पड़ रहा था। इन्हीं हालातों में गांव के एक आदमी सूरज की पत्नी सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया। सूरज और सुमन बहुत खुश थे क्योंकि शादी के 10 वर्षों बाद उनके घर संतान हुई थी। सूरज के खेतों में भी पानी न मिलने की वजह से उसकी फसल भी खराब हो गई थी। इसलिए उसने गांव के सेठ करोड़ीमल से कुछ समय पहले कर्ज लिया था। सेठ करोड़ीमल बहुत निर्दयी और चालक प्रवृत्ति का इंसान था। गांव वालों को कर्ज देकर उनसे बहुत ज्यादा ब्याज वसूलता था और अगर कर्ज वापस ना मिले तो किसी गरीब की जान लेने में भी पीछे नहीं हटता था। एक रात जब गर्म हवाएं पूरे गांव में भय फैला रही थी, सुमन चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करेंगे जी? पानी की बूंद तक नसीब नहीं हो रही है और ऊपर से सेठ जी का कर्ज भी चुकाना है। तुम चिंता मत करो सुमन, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम। लेकिन अभी तो हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है और हमारी बेटी भी बहुत छोटी है। इसके लिए दूध तो लाना होगा। सूरज और सुमन ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। दरवाजा खोल, सूरज के बच्चे, नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। हे भगवान, ये तो सेठ करोड़ीमल के गुंडे लगते हैं। मुझे इसी बात का डर था, आज तो हमें मार ही डालेंगे। हुए मेरी नन्ही सी बच्ची, इसका क्या होगा अब? हे ईश्वर, बस मेरी बेटी की रक्षा कर लेना। सुनो, तुम घबराओ मत बिल्कुल सुमन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जाकर सेठ जी से बात करता हूं। आगे बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से गुड़िया को लेकर भाग जाना, समझी? मेरी फिक्र मत करना। सूरज घर के भर जाकर देखता है। जैसे ही वो बाहर आता है, सेठ उसे जोर से एक लात मारकर गिरा देता है। ससुरा, धोखेबाज, मक्कार आदमी, मेरा पैसा लेकर भूल गया। न कर्ज वापस किया और न ही ब्याज देने आया। कितनी बार बुलाया तुझे, पर तेरे तो अलग ही नखरे हैं। चल निकाल मेरे पैसे। सेठ जी, कुछ टाइम और दे दीजिए। इस साल सूखा पड़ गया, जिस वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपको कुछ समय में पैसे लौटा दूंगा, भगवान की कसम। सूखा पड़ गया या तेरी नीयत बदल गई? तूने तो मुझे ब्याज तक नहीं दिया। पैसा क्या लौटाएगा मेरा? ये ऐसे नहीं देगा पैसा। चलो सब मुंह क्या देख रहे हो मेरा, मारो साले को। सेठ के गुंडे बड़ी बेरहमी से बेचारे सूरज को मारने लगते हैं। वो लहूलुहान हो जाता है। उधर सुमन ने जब देखा कि अब भागने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो अपनी बेटी को लेकर पीछे के रास्ते से भाग जाती है। बेचारी सुमन रात के अंधेरे में भागी जा रही थी। वो भागते भागते गांव की सीमा पर जो खारे पानी की नदी थी, वहां पहुंच गई। उसने रुककर देखा तो कुछ गुंडे अब भी उसके पीछे थे। हे भगवान, मेरी बच्ची को इन जालिमों से बचा ले। ये तो मेरी बच्ची की भी जान ले लेंगे। तभी सुमन को नदी के पास एक बड़ी टोकरी दिखाई देती है। वो बिना समय गवाए जल्दी से अपनी बेटी को टोकरी में रख देती है और पानी में उस टोकरी को बहा देती है। हे भगवान, मुझे माफ करना मेरी बच्ची।
मैं तुझे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर में सेठ के गुंडे भी तब तक सुमन के पास आ गए और वो उसे पकड़कर गांव वापस ले आए। वहां पहुंचकर सुमन ने अपने पति को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? उठाओ रे इस सुमनिया को, इसका आदमी तो मर गया। अब ये क्या करेगी जीकर, इसे भी खत्म कर दो। नहीं मालिक, मुझे छोड़ दो, मैं चुका दूंगी आपका कर्ज। कर्ज चुकाएगी तू मेरा? अच्छा चल फिर मेरी हवेली पर, वहीं चलकर कर्ज चुका देना मेरा, समझ गई ना? ये सुनकर सुमन ने गुस्से में सेठ के मुंह पर एक चांटा जड़ दिया। तेरी इतनी हिम्मत, अरे ले जाओ इसे और जिंदा जला दो इसके पति की लाश के साथ। औकात भूल गए हैं ये गांव वाले। सुनो गांव वालों, देख लो, अगर किसी ने भी मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो उसका भी यही हाल होगा। गांव के लोग मूक दर्शक होकर ये सब देख रहे थे और किसी में भी सेठ करोड़ीमल के आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी। सुमन की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी और धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई। कुछ देर में सुमन और सूरज झलकर राख बन गए। सेठ जी, सूरज की बेटी गुड़िया को हमें दे दीजिए, हम उसे पाल लेंगे। बेटी? कौन सी बेटी? मर खबा गई होगी वो तो कभी की, और अगर बची भी होगी तो मर जाएगी भूखी प्यासी। गांव वाले गुड़िया को रात भर इधर उधर ढूंढते रहते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज रामपुर गांव की सुबह में मातम पसरा हुआ था। पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लोग बात कर रहे थे। इस साल का सूखा तो सूरज और उसके परिवार पर कहर बन के बरसा है। पूरा परिवार खत्म हो गया। हाँ भाई, गुड़िया का भी अब तक कुछ पता नहीं चला। किसी को नहीं पता चला कि वो टोकरी जिसमें गुड़िया थी वो किसी अनजान दिशा में बह गई थी। खरी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सोहन और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। उनकी शादी को बहुत समय हो गया था, पर उनके घर कोई संतान नहीं थी। रामपुर गांव की तरह उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पानी के स्रोत कम हो रहे थे, लोगों का जीवन कठिन हो गया था। एक दिन शाम का समय था। लक्ष्मी घर के बाहर बैठी हुई थी और सोहन सोच में डूबा हुआ था। सुनिए, आप कुछ काम क्यों नहीं देख लेते? खेती में अब कुछ नहीं होगा इस साल। हमारे गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और इस खारी नदी से भी कुछ नहीं होने वाला। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, मैं कुछ काम देखता हूँ। लक्ष्मी, ये बताओ, हमारे घर एक उन्हें से बच्चे की किलकारी कब गूंजेगी? कान तरस गए हैं बच्चे की आवाज सुनने को। लक्ष्मी हल्की सी मुस्कान के साथ सर झुका लेती। अब क्या करूं, जब मेरी किस्मत में माँ बनना लिखा ही नहीं है ऊपर वाले ने। इतने साल हो गए हमारी शादी को, अब तक एक औलाद नहीं दी भगवान ने हमें। लगता है पूरा जीवन अकेले ही रहना होगा। सोहन कुछ नहीं कहता, बस एक गहरी सांस भर उठ खड़ा होता है। अच्छा ठीक है, मैं जरा घूम कर आता हूँ, तुम तब तक खाना बना लो। लक्ष्मी सिर हिला देती है और सोहन नदी की तरफ निकल जाता है। नदी के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थी। सोहन नदी के किनारे बैठकर नदी को बड़े ध्यान से देखने लगा। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो इधर उधर देखता है पर कोई नजर नहीं आता। शायद मेरा भ्रम होगा, यहाँ कैसे होगा कोई बच्चा भला? वो फिर पत्थर पर बैठ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद बच्चे के रोने आवाज फिर से आने लगती है और इस बार और तेज आवाज आ रही थी। नहीं नहीं,
ये मेरा भ्रम नहीं है, जरूर कोई बच्चा है आसपास। चलकर देखता हूँ। सोहन आवाज की दिशा में जाता है तो वह एक टोकरी को देखता है जो हिल रही थी। सोहन जब उस टोकरी के अंदर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस टोकरी के अंदर एक छोटी बच्ची जोर जोर से तो रही थी। उसका चेहरा मासूम था, जैसे एक फूल हो। सोहन ने उसे जल्दी उठाकर गोद में ले लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, जल्दी आओ, कहाँ हो? देखो मुझे क्या मिला है आज। लक्ष्मी जल्दी से बाहर आती है। वो जैसे ही सोहन के पास बच्ची को देखती है, उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य दोनों एक साथ झलक पड़ते हैं। ये बच्ची कहाँ से आई सोहन जी? और ये किसकी बच्ची है? लक्ष्मी, ये बच्ची मुझे नदी किनारे एक टोकरी में रोती हुई मिली। पता नहीं इसे वहां कौन छोड़ गया होगा। अजी हो सकता है भगवान ने इस बच्ची को हमारे लिए ही भेजा हो। तभी तो देखिए ना, खारे पानी की नदी में बहती हुई आई है और पानी ने छुआ तक नहीं इसे। सच में ये बच्ची ईश्वर का वरदान है। आज से ये मेरी बेटी है। मैं इसे खुद से कभी अलग नहीं होने दूंगी। बस नहीं लक्ष्मी, इस बच्ची के माता पिता इसकी तलाश कर रहे होंगे। क्या गुजरी होगी उन पर? इस मासूम से अलग होकर जरा सोचो तो। हम कल सुबह इस बच्ची के माँ बाप को ढूंढकर उन्हें उनकी बच्ची सौंप देंगे। पर लक्ष्मी चाहती थी कि वो बच्ची उसके पास ही रहे। उस बच्ची को गोद में उठाकर लक्ष्मी की बरसों की दबी ममता जाग गई। वो कब से तरस रही थी माँ बनने के लिए। पर सोहन जी, अगर हमें कभी संतान नहीं हुई तो? सोहन कुछ नहीं कहता। शाम ढल चुकी थी। उन्होंने बच्ची को दूध पिलाया और फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। पर लक्ष्मी की आंखों में तो नींद आ ही नहीं रही थी। वो एकटक बस उस बच्ची को प्यार से देखे जा रही थी। पहली बार उसके जीवन में ये पल आया था कि कोई बच्चा उसके पास था। सुबह जब सोहन की आंख खुली तो उसने देखा लक्ष्मी बड़े प्यार से उस नन्ही सी बच्ची को निहार रही थी। उसके चेहरे पर ममता और चिंता दोनों झलक रही थीं। सोहन उसकी आंखों पनपी उलझन को भांप गया। क्या इस बच्ची को किसी और को सौंपना ठीक होगा? इसके माता पिता कौन हैं? कहाँ हैं? उनका कुछ नहीं पता। लक्ष्मी की ममता देखकर लगता है कि ये अब हमारी है, बेटी बन चुकी है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर सोहन की तरफ देखा और कहा, अरे उठ गए आप, चलिए मैं खाना बना देती हूँ। सोहन ने इधर उधर देखा तो मिट्टी की तपिश और चारों तरफ फैली धूल से पता चल रहा था कि गर्मी अपने चरम पर थी। पर खाना कैसे बनाऊं जी? घर में तो पानी ही नहीं बचा है अब। तुम परेशान मत हो, मैं लेकर आता हूँ पानी। सोहन गांव के उस कुएं पर पहुंचा जो दूर दूर तक इकलौता कुआं बचा था, जिसमें पीने वाला पानी था। गांव के सब जल स्रोत सूख चुके थे। कुएं के पास बहुत भीड़ लगी थी। सब लोग बर्तन लेकर खड़े थे, मगर कुएं में नाम मात्र ही पानी बचा था। सोहन ने जैसे तैसे थोड़ा पानी भरा और घर वापस लौट आया। लक्ष्मी, पानी ले आया हूं, अब जल्दी से खाना बना दो। बड़ी जोरों की भूख लगी है। फिर लक्ष्मी ने खाना बनाया है। दोनों ने गुड़िया के साथ बैठकर भोजन किया। शाम होते ही लक्ष्मी अपने काम में लग गई, पर उसका पूरा ध्यान गुड़िया पर ही लगा हुआ था। वो सोच रही थी, अगर इसके असली माता पिता आकर इसे ले गए तो मेरा क्या होगा? ये तो मेरी दुनिया बन गई है। सोहन दूर से बैठा लक्ष्मी की उलझन को समझ रहा था। उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम घबराओ मत, ये बच्ची तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं छीनेगा। लक्ष्मी की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में ये बच्ची मेरी है? अब कोई नहीं छीनेगा इसे मुझसे? हाँ, मैं वादा करता हूँ।
फिर लक्ष्मी खुशी खुशी अपने काम में लग गई। तभी गुड़िया के रोने की आवाज आती है। लक्ष्मी ने घबराकर आवाज लगाई। अजी जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ? देखो ना हमारी बेटी कितना रो रही है। घर में पानी खत्म हो गया है, इसे पानी चाहिए। लक्ष्मी, शाम का समय हो गया है, इस समय जाना ठीक नहीं होगा। वापस आते आते अंधेरा हो जाएगा। कुछ भी करो, पानी लेकर आओ। सोहन ने बिना कुछ कहे अपना घड़ा उठाया और चल दिया। गांव के कुएं पर जब वो पहुंचा तो उसने देखा वहां पर तो मातम पसरा पड़ा है। कई लोग सिर पकड़कर तो रहे हैं। सोहन ने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ भाई? भाई, इस साल की गर्मी ने तो अब खत्म कर दिया। सब फसल बर्बाद हो गई सूखे की वजह से। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं भाई? अब हम लोग बस ईश्वर से दुआ करो कि बारिश करवा दे। उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे खुद इस बात पर यकीन नहीं था कि बारिश होगी। घर वापस लौटते हुए उसने जंगल की तरफ कुछ अजीब नजारा देखा। कुछ मरे हुए जानवर और पक्षी। पानी की कमी ने उन्हें भी मार डाला। अगर उस खारी नदी का पानी मीठा होता तो उन बेजुबानों की जान बच जाती और ना ही इंसान प्यास से ऐसे तड़पते और ना ही फसल सूखती। सोहन उदास मन से घर आ जाता है। लक्ष्मी ने उसके चेहरे की उदासी देखी और घबरा गई। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सोहन ने गहरी सांस ली और बोला, लक्ष्मी, अब तुम्हें क्या बताऊं? दूसरे गांव के लोग बर्बाद हो गए हैं। वहां खाने को कुछ नहीं बचा और जो नजारा मैंने जंगल में देखा आज, अब क्या बोलूं? लक्ष्मी, वहां पानी की कमी से बेचारे जानवर मरे पड़े हुए थे। ये ईश्वर का कैसा प्रकोप है। ये सब सुनकर लक्ष्मी भी चुप हो गई। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई शब्द नहीं फूटा। गर्मी की मार इस बार ऐसी पड़ी है सब पर कि सब बर्बाद करती जा रही है। दोनों बातें करते करते सो गए, लेकिन सोहन की आंखों में नींद नहीं थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सूखा अब विकराल रूप ले चुका था। सोहन और लक्ष्मी के घर में पानी की एक बूंद तक नहीं बची थी। लक्ष्मी, अब क्या करे? पानी की एक बूंद तक नहीं है घर में और ये गर्मी जानलेवा होती जा रही है। आप एक काम करो, नदी के उस पार वाले गांव जाओ। हो सकता है वहां आपको कुछ पानी मिल जाए। सोहन को लक्ष्मी का विचार ठीक लगा। उसने तुरंत नाव निकाली और नदी पार करने लगा। पानी कम होने की वजह से नाव आसानी से रेत के सहारे सरकने लगी। लेकिन जैसे ही वो दूसरे गांव पहुंचा, वहां का नजारा देखकर उसका दिल बैठ गया। वहां के लोगों की हालत उसके गांव से भी ज्यादा बुरी थी। अरे भाई, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? मेरी बेटी बहुत प्यासी है। एक आदमी ने निराशा में सर झुकाते हुए कहा, यहाँ किसी के पास पानी नहीं है भाई। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो सेठ करोड़ीमल के पास जाओ। उसके पास ही पानी मिल सकता है, मगर वो पानी के बदले पैसे लेता है। सोहन ने सेठ के घर का रास्ता पूछा और उसके घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने कुछ लोगों को आपस में फुसफुसाते हुए देखा। वो चुपचाप खड़े होकर सुनने लगा। सेठ जी, हमने उस सुमन की बेटी को बहुत ढूंढा, पर वो ससुरी कहीं नहीं मिली। पता नहीं उस रात वो नदी के पास से कहां गायब हो गई। हाँ, और अब तक उसकी लाश भी नहीं मिली है। इसका मतलब वो जिंदा है। जरूर उस रात उसकी माँ सुमन ने उसे नदी में ही बहा दिया होगा। लेकिन सेठ जी, उस बच्ची के माँ बाप को हमने मार दिया था। अब उस बच्ची का हमें क्या करना है? नहीं, मुझे उस बच्ची की लाश चाहिए, कैसे भी हो। ये सब सुनकर सोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हे भगवान, मतलब जो बच्ची उस दिन मुझे टोकरी में मिली थी वो इस गांव की है और उसके माँ बाप की इन लोगों ने हत्या कर दी थी। अब ये जालिम लोग उस नन्ही सी बच्ची को मारना चाहते हैं। सोहन का खून खौल उठा, पर उसने खुद को शांत किया, क्योंकि वो जानता था इस समय कुछ भी कहना ठीक नहीं था। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और काले बादल छा गए। सब गांव वाले घरों से बाहर आ गए।
हे ईश्वर, लगता है आज बारिश होगी, पानी मिलेगा हमको। कब से पानी की एक बूंद नहीं बरसी इन सूखी जमीन पर, आज यह बारिश होगी। माँ, क्या आज मुझे पेट भर पानी पीने को मिलेगा? हाँ बेटा। सोहन भी ये सब देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिनों के सूखे के बाद आज बारिश होने वाली थी। कुछ ही देर में बारिश होने लगी। सब गांव वाले खुशी से झूम उठे। सब नाचने लगे। प्यासी धरती की प्यास जो बुझ गई थी। अब खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे ये सोच किसान भी बहुत खुश थे। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और सीधे सेठ करोड़ीमल पर गिर पड़ी। जोरदार चीख के साथ सेठ की वहीं पर मौत हो गई। आखिर कुदरत ने खुद सेठ का इंसाफ कर दिया। आज ये सेठ भी मर गया। अब इसके आतंक से हमारा गांव मुक्त हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। सोहन ने ऊपर देखा और ईश्वर को धन्यवाद दिया। भगवान, आपने न्याय के दिया। मेरी बेटी के माता पिता के हत्यारे को सजा दे दी। अगली सुबह सोहन घर लौटने के लिए नाव की ओर बढ़ा तो उसने रास्ते में देखा कि जानवर उस खारी नदी का पानी पी रहे थे। अरे, ये कैसे हो सकता है? इस नदी का पानी खारा है, फिर ये जानवर ये पानी क्यों पी रहे हैं? फिर सोहन ने भी उस खारी नदी का पानी पीकर देखा तो वो चकित रह गया, क्योंकि खारी नदी अब मीठे पानी की नदी बन चुकी थी। सोहन इस चमत्कार पर विश्वास नहीं हो रहा था। सोहन खुशी से झूम उठा। वो खुशी से चिल्लाया और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। सुनो, सुनो, गांव वालों, चमत्कार हो गया। हमारे गांव की खारी नदी का पानी अब मीठा हो गया है। अब हम उस नदी का पानी पी सकते हैं। उसने एक बार फिर ईश्वर को धन्यवाद किया और नाव लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य भी था। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, हमारी बेटी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी निर्दयता से हत्या आकर दी गई थी, लेकिन ऊपर वाले का इंसाफ देखो। जिसने उनकी हत्या करवाई थी उसको भी सजा मिल चुकी है। अब हमारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। ये सब सुनकर लक्ष्मी की आंखें भी भर आईं। सोहन और लक्ष्मी की बेटी गुड़िया को उनसे कोई दूर नहीं करेगा, ये सोचकर वो खुश भी हो जाते हैं। ऐसे दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ आराम से रहते हैं। दोस्तों, हमें भी कभी पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। एक मासूम, भोली भाली और सीधी लड़की सुमन से। सुमन 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। सुमन के माता पिता का स्वर्गवास कुछ साल पहले ही हो गया था, पर सुमन के दोनों भाई उसको बहुत प्यार करते थे। सुमन के दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। जब से सुमन के माता पिता का देहांत हुआ, तब से सुमन की भाभियों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। वो सुमन से घर का सारा काम करवाती और बेचारी सुमन भी चुपचाप सब काम किया करती। एक दिन की बात है, अरे सुमन, ये क्या? इतनी देर हो गई, अब तक झाड़ू भी लगाई पूरे घर में। तेरे भैया उठने ही वाले होंगे और फिर बोलेंगे मेरी बहन से झाड़ू लगवाती हूँ मैं। जल्दी जल्दी हाथ चला। सुमन की बड़ी भाभी अनीता ने अभी इतना बोला ही था कि उसकी छोटी भाभी सुनीता भी वहां आ गई। वो भी सुमन पर बरसते हुए बोली, कितनी कामचोर हो गई तू सुमन। सुबह के 8 बज गए हैं और अब तक चाय भी नहीं बनाई तूने। चल जल्दी जा, चाय बना कर दे तेरे छोटे भैया को जल्दी से जाकर, और उसके बाद हम दोनों भाभियों और तेरे भाइयों का नाश्ता भी बना देना। जी भाभी, आप लोग परेशान मत होइए, मैं सब काम जल्दी कर देती हूँ। बेचारी सुमन घर की साफ सफाई का काम करके सबके लिए नाश्ता बनाती है और सोचती है, कितने अच्छे दिन थे वो भी, जब माँ और पापा जिंदा थे। ये वही भाभियाँ हैं जो पहले मुझ पर प्यार लुटाया करती थी और अब तो मुझे नौकरानी बना कर दिया है। फिर सुमन सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। ये लीजिए भैया, आपके मनपसंद आलू के परांठे और गर्मा गर्म चाय। अरे सुमन,
तेरी 2-2 भाभियों के होते हुए तू क्यों रोज रोज खाना बनाती है हमारे लिए? भैया वो भाभी। अनीता सुमन की बात को काटते हुए बोली। अरे वो क्या है ना जी, ननद जी को अपने हाथों से बना खाना खिलाना बहुत पसंद है आप दोनों भाइयों को, इसलिए वो हमें खाना बनाने ही नहीं देती। क्यों, यही बात है ना सुमन? जी भैया, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। सुमन के दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद दोनों भाभियों ने भी नाश्ता कर लिया। सबसे लास्ट में सुमन नाश्ता करने आती है। सुमन नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है तो उसकी बड़ी भाभी अनीता उसे बोलती है, अरे सुमन, पहले ये खाना खा ले जो हमारी प्लेट में बचा है, वैसे भी ये वेस्ट ही हो जाएगा। उसके बाद एक ताजा पराठा खा लेना ठीक है। पर भाभी, ये खाना तो आप लोगों का झूठा है। हाँ तो क्या हुआ, हम कौन से गैर है? वैसे भी तेरी इतनी ही औकात है। शुक्र मना कि तुझे झूठा खाना दे रहे हैं, वरना एक नौकर से ज्यादा औकात नहीं है तेरी इस घर में। माँ बाबूजी तो चले गए, ये बोझ हमारे सर डाल गए। तेरी शादी के लिए न जाने कब से तेरे दोनों भाई मेहनत कर रहे हैं और तुझे अनाज की बर्बादी करनी है। चलो दीदी, चलते हैं अपने रूम में। हाँ चलो। अच्छा सुन, तूने कल बिग बॉस देखा था क्या? कहाँ दीदी, आपके देवर जी ने टीवी ही ऑफ कर दिया था रात जल्दी। चल कोई बात नहीं, अभी भी रिपीट टेलीकास्ट आ रहा होगा, आजा मजे से देखते हैं। और बेचारी सुमन घर के काम फिर से लग जाती है। वो अकेली घर के सब काम करती और उसकी दोनों भाभियां पूरा दिन मजे से आराम करती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुमन के दोनों भाई बोलते हैं, हम दोनों को ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। तुम दोनों मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। भैया, आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो? नहीं पगली, हम तो तेरे लिए ही जा रहे हैं। हम जब वापस आएंगे तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा, जिससे हम अच्छे पैसे कमा के बड़ी धूमधाम से तेरी शादी करवाएंगे। तू अपना ध्यान रखना। ये सब सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो वो दोनों और ज्यादा जुल्म करने लगती है बेचारी सुमन पर। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन मौसम खराब होने लगता है और तेज हवा चलने लगती है। थोड़ी ही देर में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। देखो ना दीदी, कितनी अच्छी बारिश हो रही है आज। हाँ सुनीता, बारिश तो बहुत अच्छी हो रही है। ऐसी बारिश में गर्मा गर्म चाय पकौड़े मिल जाते तो मजा ही आ जाता। अभी बोलती हूँ उस महारानी को जाकर। सुमन, अरे ओ सुमन, अरे कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? हाँ, आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है। चल जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। फिर सुमन अपनी भाभियों के लिए रसोई में जाकर चाय और पकोड़े तैयार करती है। हे भगवान, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई। अगर नमक कम हुआ तो भाभी बहुत गुस्सा करेंगी। ऐसा करती हूँ, छक कर देख लेती हूँ। ऐसा बोलकर सुमन एक पकौड़ा उठाकर छकने लगती है। तभी उसकी भाभी सुनीता वहां आ जाती है और उसे पकौड़ा खाते देख गुस्से में उसे एक छांटा मार देती है। अरे कलमुंही, तू रोज ऐसे ही हमें अपना झूठा खाना खिलाती होगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लिए बने हुए पकौड़े खाने की? माँ बाप तो मर गए, तुझे यहाँ छोड़ गए। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुनीता उस बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची सुमन को बहुत भला बुरा कहती है और जोर जोर से उसे मारने लगती है। उसकी आवाजें सुनकर अनीता भी वहां आ जाती है। भाभी, मुझे बचा लो, मैं तो बस पकौड़े में नमक चेक कर रही थी। छोटी भाभी मुझे इतनी देर से मारे जा रही है। अरे सुनीता, अब बस भी कर, मार ही डालेगी क्या इसे? आज इसका इंतजाम कर ही देते हैं। चल घर से निकल तू अब सुमन, बहुत रह लिया हमारे घर में तूने। वैसे भी अगर इसके भाई आ गए तो सब जमा पूंजी इसकी शादी में लूट देंगे। भाभी, मुझे ऐसे घर से मत निकालो, मुझे माफ कर दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मैं कहाँ जाऊंगी भाभी?
आप लोगों के इसका कोई नहीं है, मेरा इस दुनिया में भाभी। फिर सुमन की दोनों भाभियां मिलकर बेचारी सुमन को उस तेज बारिश के मौसम में मेघ घर से बाहर निकल देती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ऐसे में बेचारी सुमन अकेली सड़क पर चल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहां जाए। फिर कुछ देर बाद एक पेड़ के नीचे वो जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। पूरी रात बेचारी सुमन उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती है, सर्दी में कपकपाती हुई। ऐसे ही सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। अब सुमन को भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगी है। ये सोचकर सुमन खाने की तलाश में इधर उधर जाकर ठेले वालों से कुछ मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। वो उदास होकर एक ठेले पर जाती है। वो ठेले वाला चाय और पकौड़े बना रहा था। वो उस चाय वाले से रोते हुए बोलती है, चाचा जी, क्या आप मुझे एक कप चाय पिला देंगे? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी। मैं आपके काम में मदद कर दूंगी, मुझे सब बनाना आता है। उस चाय वाले को सुमन की हालत पर दया आ जाती है। वो सुमन को एक कप चाय के साथ कुछ पकोड़े भी खाने को दे देता है। लो बेटी, आराम से खाओ। सुमन जब पकोड़े देखती है तो उसे वो सब बातें याद आ जाती है कि कैसे इन पकौड़ों के वजह से ही उसकी भाभियों ने उसे घर से निकाल दिया था। वो रोने लगती है। उसको रोता देख चाय वाला उससे पूछता है, क्या हुआ बेटी, तुम रोने क्यों लगी? कोई परेशानी है तो अपने इस चाचा को बताओ, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। कुछ नहीं चाचा जी, बस अपने भाग्य पर रो रही हूँ। कल रात इन पकौड़ों की वजह से ही मुझे मेरे घर से निकाल दिया गया था। फिर सुमन अपनी भाभियों की सारी बातें उस चाय वाले को बता देती है। बेटी, तुम जवान लड़की हो, कहाँ भटकेगी इन सड़कों पर? अगर तुम्हें ठीक लगे तो इस गरीब की झोपड़ी में रह सकती हो मेरी बेटी बनकर। वैसे भी मुझ बूढ़े का कोई सहारा नहीं है। एक बेटी थी, उसकी भी शादी हो गई। अब तो मैं भी अकेला ही हूं। फिर सुमन उस चाय वाले के घर में रहने लगती है। ऐसे ही समय गुजरता है। अब सुमन उस बूढ़े चाय वाले के घर रहकर उनके खाने पीने का ध्यान रखती और उसके काम में भी मदद कर दिया करती। पर एक दिन उस चाय वाले की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और फिर सुमन उसकी जगह चाय और पकौड़े का ठेला लगाती है। चाय वाले बूढ़े चाचा की तबीयत खराब होने की वजह से अब सुमन ने पूरे ठेले का काम खुद ही संभल लिया था। वो अब प्याज के पकोड़े के साथ साथ कई तरह के पकोड़े और समोसे भी बनाने लगी, जिससे उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। वो दिन भर ठेले पे काम करती और साथ ही बूढ़े चाचा का भी ध्यान रखती। सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। ऐसे में सुमन के चाय और समोसे का काम खूब अच्छा चलने लगा। आइए आइए, गर्मा गर्म चाय पकोड़े और मजेदार समोसे खाइए। अपने घर वालों के लिए पैक करके भी ले जाइए। देने होंगे कम पैसे, मिलेंगे अच्छे समोसे। अरे ओ पकोड़े वाली, जरा एक प्लेट प्याज और गोभी के पकोड़े लगाना मेरे लिए। और मेरे लिए एक प्लेट समोसे और एक कड़क अदरक वाली चाय लगा दो। ऐसे ही सुमन के ठेले पर लाइन लगने लगी। ऐसे सर्दी के मौसम में इतनी अलग अलग वैरायटी के पकोड़े कौन नहीं खाना चाहेगा भला। मेरे बनाए पकोड़े और समोसे सबको बहुत पसंद आ रहे। बस भगवान जी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अगर ऐसे मेरा काम चलता रहा तो मैं एक पक्का घर बनवा लूंगी, जिसमें मैं और चाचा जी आराम से रह पाएंगे। अगले दिन भी सुमन अपना ठेला उसी जगह लगती है, लेकिन एक दिन तेज तूफान के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के पानी के कारण उसके सब पकौड़े खराब हो जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया भगवान जी, सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया। एक तरफ जहां बारिश के कारण सुमन के रोजी रोटी कमाने जरिया खत्म हो गया था,
वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां मजे से घर में बैठकर पिज्जा बर्गर ऑर्डर करके इस बारिश का लुफ्त उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जे का, मजा ही आ गया आज तो। उधर बेचारी सुमन रोती हुई अपनी झोपड़ी में पहुंचती है। उसकी झोपड़ी में बारिश का पानी भर गया था और बेचारे चाचा इतने बीमार हो गए थे कि बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। अरे यहाँ तो सब जगह पानी भर गया है। चाचा जी आप फिक्र मत करिए, मैं अभी सब पानी बाहर निकाल देती हूँ। फिर सुमन अपनी बदकिस्मती को रोते हुए बारिश का पानी झोपड़ी से बाहर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े चाचा को देखकर बोलती है, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। बारिश का तो मौसम ही चाय और पकौड़े के लिए होता है। इस मौसम में लोग सबसे ज्यादा चाय और पकौड़े खरीदते हैं। यही तो मौसम है अच्छी कमाई करने का। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं फिर से काम शुरू करूंगी। सुमन हार नहीं मानती और अगले दिन वो अपने ठेले की मरम्मत करवाकर फिर से चाय पकोड़े बेचने लगती है। सुमन ने एक बड़ी सी तिरपाल भी अपनी ठेले पर लगवा ली, जिससे उस तिरपाल के नीचे खड़े होकर बारिश में भी लोग चाय और पकोड़े खरीद के खाने लगे। इससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन एक दिन के 2000 रुपए कमाने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुमन चाय पकौड़े बना रही थी तो उसके दोनों भाई उधर से गुजरते हैं। अरे मोहन, देख तो, ये अपनी बहन सुमन जैसे लग रही है ना, पर ये यहाँ और इस हालत में क्या कर रही है? वो दोनों सुमन के पास चले जाते हैं। अरे सुमन, मेरी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरी हालत कैसे हुई मेरी बच्ची? सुमन अपने भाइयों को देखकर रोने लगती है। भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों गए थे? देखिए ना, आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है। फिर सुमन अपने दोनों भाइयों को अपनी भाभियों के द्वारा किए गए अत्याचारों के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर सोहन और मोहन दोनों भाई गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अरे ओ अनीता, जल्दी बाहर आओ। अजी आ गए आप लोग, मैं पानी लेकर आई हूँ, आप आराम से बैठो। तुम क्यों लाओगी पानी? वो सुमन कहाँ है? उससे बोलो, वो लेकर आएगी पानी। अजी अब क्या बताऊँ आपको, उस सुमन ने तो नाक कटवा दी हमारी। आपके पीछे से वो एक लड़के के साथ भाग गई। ये सब सुनकर सोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो अनीता के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? हमारी मासूम बहन को घर से निकल दिया और उस पर झूठा इल्जाम लगाई हो। अब तुमको पता भी है कि वो किस हाल में अपना गुजारा कर रही है। दो भाइयों के होते हुए भी उसे अनाथ की जिंदगी जीनी पड़ी, सिर्फ तुम दोनों की वजह से। निकल जाओ हमारे घर से। अब कोई जगह नहीं बची है तुम दोनों की हमारे घर और ना हमारी जिंदगी में। अनीता और सुनीता को अपने किए पर पछतावा होता है। वो दोनों सुमन से माफी मांगती है। हमें माफ कर दो सुमन, हम कभी अब ऐसे गलती नहीं करेंगे। हमें घर से मत निकलवाओ। वो उन बूढ़े चाचा को भी अपने घर ले आती है। सुमन चाय पकोड़े का अपना काम अब भी जारी रखती है और एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जिससे उसकी खूब तरक्की होती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।